दोस्तों, अक्सर जब सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो लोग सीधा हाई या फिर लो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? सोच के देखिए, रिपोर्ट्स में सोडियम पोटेशियम जैसे मेडिकल टर्म्स लिखे होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है ये क्लैरिटी हर किसी को नहीं होती है। इस वीडियो में हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि रिपोर्ट देखकर आपको कुछ भी अननेसेसरीली कंफ्यूजन या फिर टेंशन बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेस्ट का पर्पस क्या होता है और ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट का मेन पर्पस होता है बॉडी के मिनरल बैलेंस को चेक करना। एंड डॉक्टर दोस्तों इस टेस्ट को स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब भी अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन चल रहे होते हैं, या फिर बीपी का इश्यू है, किडनी का इश्यू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज है, ऐसा कुछ डाउट होता है डॉक्टर्स को, या फिर आईवी फ्लूइड से, या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन चल रहे होते हैं, या कुछ हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम रूटीन इवेल्यूशन करना होता है। यानी कि सिंपल शब्दों में ये टेस्ट किसी डिजीज को डिक्लेयर नहीं करता है, बल्कि बॉडी के बैलेंस को समझने के लिए होता है। अब सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि ये टेस्ट आखिर क्या मेजर करता है। दोस्तों, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जनरली 3 या फिर 4 मेन इलेक्ट्रोलाइट को अपनी बॉडी के अंदर मेजर करता है। एक तो सबसे पहला अपना आता है सोडियम यानी कि Na+, दूसरा आता है पोटेशियम यानी कि K+, और तीसरा आता है अपना क्लोराइड यानी कि Cl-। एंड कभी कभी इसके अंदर बाइकार्बोनेट भी किया जाता है। अब एक सिंपल एनालॉजी से समझिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी और सिग्नल दोनों का बैलेंस ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही दोस्तों बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट सेल्स, नर्व और मसल्स का स्मूथ काम करना भी ज़रूरी होता है। अब दोस्तों इसके नॉर्मल रेंज की भी बात कर लेते हैं अपन, तो यहीं पर कुछ लोग थोड़े ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। एंड जनरली दोस्तों ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेंज लैब टू लैब थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। बात करें सोडियम की तो लगभग 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात करें पोटेशियम की तो लगभग 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और बात करें क्लोराइड की तो लगभग 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी समझना जरूरी है दोस्तों, नॉर्मल रेंज एक दोस्तों गाइडलाइन होती है, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं होता है। इसलिए अगर रिपोर्ट में वैल्यू थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको तुरंत कोई सीरियस इश्यू हो गया है या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं हाई एंड लो वैल्यू के जनरल मीनिंग की। तो सोडियम लो या फिर हाई होने पर लो सोडियम अक्सर दोस्तों डिहाइड्रेशन या फिर वॉमिटिंग को दर्शाता है, या फिर ज़्यादा पानी इंटेक दिख सकता है इसकी वजह से आपको, ठीक है ना। वही दोस्तों बात करें हाई सोडियम की तो ये दोस्तों कॉमनली पानी कम पीने से या फिर फ्लूइड लॉस से रिलेटेड हो सकता है। वही बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम का लो या हाई होने पर दोस्तों वीकनेस या फिर मसल्स क्रैम्प फील आपको हो सकते हैं। और हाई पोटेशियम का रिलेशन दोस्तों अक्सर किडनी फंक्शंस या फिर कुछ मेडिसिन से होता है। लेकिन यहाँ एक बात और भी आती है दोस्तों, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू से कोई भी डिजीज कंफर्म नहीं होती है। डॉक्टर्स हमेशा सिम्टम्स, मेडिसिन और दूसरे टेस्ट के साथ रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन रीजंस की जो रिपोर्ट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस में दोस्तों कुछ कॉमन फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट को टेम्पररी इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, या फिर एक्सेस स्वेटिंग है, या फिर वॉमिटिंग है, या फिर डायरिया है, ठीक है ना। या फिर फास्टिंग या फिर इम्प्रॉपर सैंपल टाइमिंग हो सकती है, बीपी मेडिसिन, डायरिटिक्स या फिर पेन किलर, किडनी या फिर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है, रिसेंट आईवी फ्लूइड्स है। इसलिए दोस्तों कभी कभी वैल्यू का चेंज टेम्परेरी भी हो सकता है। अब बात करते हैं इस टेस्ट से पहले और बाद के कुछ बेसिक प्रिकॉशंस की जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जनरली फास्टिंग मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर जो एडवाइस अपने को दे रहे हैं उसे फॉलो करना दोस्तों 100% ज़रूरी है। एंड दोस्तों उस दिन अपने को बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड रखना है और बिना डॉक्टर एडवाइस के कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट या फिर स्टॉप नहीं करना है। और रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों गूगल से डायग्नोसिस से तो अपने को बचना ही है। दोस्तों अगर आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी वैल्यू थोड़ी सी भी हाई या फिर लो नज़र आ रही है या फिर लो लग रही है, तो दोस्तों पैनिक ना करें और पूरी रिपोर्ट को एक सिस्टम के जैसे देखें। साथ ही दोस्तों डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से प्रॉपर इंटरप्रिटेशन लें, क्योंकि अक्सर दोस्तों सिंपल करेक्शन से भी वैल्यूज नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, एक सिंपल लैब रिपोर्ट से दोस्तों कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट दोस्तों एक सपोर्टिंग टेस्ट है, ये कोई डायग्नोसिस का रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड एज अ फार्मासिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन मैं आपको एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करना चाहूँगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट्स को दोस्तों हमेशा सिम्टम्स के साथ में, मेडिकल हिस्ट्री के साथ में और डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस के साथ में समझना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप किसी लैब टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन चल रही है तो उसका एक बार नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आगे जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं, अगर आपको थकान, चक्कर आना, वीकनेस या फिर ऐसी कुछ परेशानी लग रही है आपको या फिर आपके घर में किसी को, तो एक बार आप मेरा पिछला वीडियो डेक्सो ऑरेंज सिरप के बारे में ज़रूर देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ को सही से एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। दोस्तों एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो पे पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।